डेट है आज 13 मई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है युवा प्रतिभा कलिनरी टैलेंट हंट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली ये लॉन्च किया है किसने? 13 मई को, यानी कि आज इसको लॉन्च किया जाएगा। माई गोव और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है पूसा में, इन दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। माई गोव के बारे में आप जानते होंगे। माई गोव एक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट पे साइट मिल जाएगी। इस पे आप जाके कोई भी आपका दुख है, यानी कि दुख का मतलब है कोई भी आप मान लो काम करा रहे हो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से, डिपार्टमेंट से, आपका काम नहीं हो रहा है तो आप इस पे जाके कंप्लेंट कर सकते हो माई गोव प्लेटफॉर्म पे। तो ये माई गोव प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली आप प्राइम मिनिस्टर को भी, सीएम को भी, किसी को भी कंप्लेंट कर सकते हो ऑनलाइन। जो ये माईगो प्लेटफॉर्म है, इसी ने इस इंस्टीट्यूट के साथ मिलके ये युवा प्रतिभा कलिनरी हंट टैलेंट हंट लॉन्च किया है। कलिनरी का क्या मतलब होता है? कलिनरी का मतलब होता है खाना बनाने की कला। जो सेफ करता है, कुक, जो खाने बनाने वाला होता है, कुक जो वो बनाता है खाना, वो उसकी कला हो गई। तो कलिनरी टैलेंट हंट जो ये लगाया जा रहा है अभी, युवा प्रतिभा, एक तरह से मेला सा होगा, फेयर टाइप का। इसमें जो भी सेफ लोग हैं, कुक हैं, वो अपना टैलेंट दिखा सकेंगे। तो इसका पर्पज भी क्या है, उद्देश्य? इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पे कंपटीशन होगा किसका? सेफ का। किसके लिए होगा? देखो कुछ ऐसी रेसिपी हैं, रेसिपी का मतलब खाना बनाने की विधि, जिन्हें हम लोग भूल चुके हैं। ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं जिन्हें लोग भूल चुके हैं। तो अगर कोई ऐसी रेसिपी से खाना तैयार करता है और अपना टैलेंट दिखाता है, घर से बना हुआ खाना लेके आता है कोई ऐसी रेसिपी से बना के, तो उसको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा, दिखाया जाएगा। यानी कि कंपटीशन होगा शेफ के और होम कुक जो है, वो जो खाना बनाते हैं उनके बीच में। तो ये जो लॉस्ट रेसिपीज हैं उनके आधार पे खाना बना के लेके आएंगे और अपना खाना यहाँ पे कंपटीशन करेंगे दूसरे कुक के साथ, शेफ के साथ। तो इसका टारगेट यही है कि पहली बात तो ये कि जो ऐसी रेसिपी है, खाना बनाने की विधि जो भूल चुके हैं, उनको दोबारा से रिवाइव करना। दूसरा इसमें यह भी है कि देखो हम इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया हुआ है। मिलेट का मतलब मोटा अनाज, जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब मिलेट में आती हैं। तो ये मिलेट का इंटरनेशनल ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं हम पूरे इंटरनेशनली, यूएन ने डिक्लेयर किया है। तो इसके उपलक्ष्य में जो मिलेट का कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, उसको भी इंक्रीज करना है। और इसको इंक्रीज करने के लिए इसका खाना जरूरी है। जब लोग मिलेट को खाएंगे तभी तो इंक्रीज होगा इसका प्रोडक्शन भी, क्योंकि जब कंजम्पशन नहीं होगा, लोग खाएंगे ही नहीं, तो इसे प्रोड्यूस कौन करेगा, उत्पादन कौन करेगा? क्यों किसान उगाएंगे जब कोई खरीदेगा ही नहीं खाने के लिए? तो इसलिए देखो यहाँ पे जो डिश बनाई जाएंगी ना, खाने की जो चीजें बनाई जाएंगी, उनमें 50% ना मिलेट भी होना चाहिए। ये इसमें शर्त है कि जो मिलेट का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ होगा ये रहा, कि जो भी डिश है उसमें 50% शेयर जो भी इंग्रेडिएंट होंगे वो मिलेट के होने चाहिए, और आधे आप कोई भी यूज कर सकते हो। और इसमें कोई भी आदमी है या औरत है, हमारे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 18 से 40 साल की उसकी एज होनी चाहिए, वो इसमें भाग ले सकता है। तो इसमें जो मिलेट है वो फूड सिक्योरिटी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसकी अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जाएगी और हमारे इंडिया में हेल्दी और सस्टेनेबल इंग्रेडिएंट को पकाया जाएगा और इनके बारे में इनोवेशन, क्रिएटिविटी को और आगे प्रमोट किया जाएगा इस कंपटीशन के जरिए। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी मेंस में। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का अभी 6th एडिशन हो रहा है। ये समझ लो 6वीं मीटिंग हो रही है इस इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की। ये समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मीटिंग होती है। इस साल इसको बांग्लादेश होस्ट कर रहा है। 12 से 13 मई में ये ढाका में कराई जा रही है। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, राजधानी आपको पता ही होगा। इसमें क्या क्या डिस्कस किया जाएगा? देखो जैसा इसके नाम में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, तो इंडियन ओशन रीजन है, इसके आसपास की जो कंट्री हैं उनमें कोऑपरेशन, सहयोग बढ़ाना। जैसे मान लो ये इंडियन ओशन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन के आसपास ये सारी कंट्री आती हैं, जो कुछ अफ्रीकन, एशियन, साउथ ईस्ट एशियन, इन कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन, सहयोग बढ़ाना।
ये इसका मकसद है। जो 6th एडिशन हो रहा है इसमें बांग्लादेश के साथ साथ और कौन साथ दे रहा है इसको ऑर्गेनाइज करने में, आयोजित करने में? एक है देखो इंडिया फाउंडेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है हमारे इंडिया की जो विदेश मंत्रालय, उसके साथ इंडियन फाउंडेशन ये साथ दे रही है, बांग्लादेश तो है ही। और तीसरा है ये एस राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, ये मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 6वें एडिशन को, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को। इसकी थीम क्या है इस साल की? पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर, यानी कि शांति और समृद्धि लेके आनी है और आपस में मेल जोल, पार्टनरशिप बढ़ाना है फ्यूचर के लिए। इस कॉन्फ्रेंस का जो कराई जाती है मेन मकसद इसका ये है कि जो सागर इनिशिएटिव है इसको प्रमोट करना। सागर किस लिए? ये इंडिया ने देखो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि इंडियन ओशन में जितने भी कंट्रीज हैं उनके लिए सिक्योरिटी हो, सुरक्षा हो और उन सब की ग्रोथ हो। इसके लिए रीजनल कोऑपरेशन को हमें आगे लेके जाना है। और मैरी टाइम पार्टनर्स हैं, ये इसका मुख्य है कि मैरी टाइम पार्टनर भी हो ये देश, यानी कि मैरी टाइम का मतलब है समुद्र में मान लो कोई व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसका कोई मान लो चोरी ना कर ले सामान, या फिर उसका मान लो इनसिक्योरिटी ना हो, घुसपैठिया ना आ जाएं, तो ये सब इलीगल जो एक्टिविटी होती है, अवैध एक्टिविटी, उनसे भी बचाना है, यानी कि मैरी टाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, आपस में कोऑपरेट करके ट्रेड इंक्रीज करना है, यानी कि जो यहाँ पे कंट्रियां, रीजनल कंट्री इंडियन ओशन के पास, उनकी सबकी ग्रोथ हो, उन्नति हो, सबको सुरक्षा हो, आसानी से सुरक्षित रूप से सब ट्रेड कर सकें इंडियन ओशन में। तो यही है इसके बारे में। और इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का 2016 में सिंगापुर में। तो यही आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है पंजाब राइट टू वॉक। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसए के पेपर में आप यूज कर सकते हो इसका एग्जांपल। देखो पंजाब हमारे इंडिया में पहला स्टेट बन गया है जिसने राइट टू वॉक दिया है लोगों को। राइट टू वॉक का मतलब चलने का अधिकार। देखो आप सबको पता होगा, जैसे आप बड़े बड़े शहर में जाओगे किसी में भी, या छोटे ही शहर में जाओगे, गाँव में तो अक्सर है ही नहीं खैर लोगों के लिए चलने की जगह, जो सड़क बनी रही होती है तो उसमें क्या है, देखो पहले जब ये गाड़ियां नहीं थी तो लोग पैदल चला करते थे, तो सड़कों पे राज किसका होता था? आम आदमी का, जो चलते हैं लोग पैदल। फिर साइकिल आई तो साइकिल का राज होने लगा थोड़ा, फिर मोटरसाइकिल आई, बाइक, फिर और बड़ी कार, गाड़ियां, ट्रक, फिर ट्रेन वगैरह आ गई। तो ट्रेन के लिए तो चलो अलग पटरी है, लेकिन जो सड़कें हैं, सड़कों पे आपने देखा होगा, जैसे अगर मान लो एक गाड़ी वाला आ रहा है सामने से, या बाइक वाला ही आ रहा है, इधर से पैदल आदमी जा रहा है, तो वो ना पैदल आदमी आ रहा नहीं आ रहा उसको देखता नहीं है, वो डायरेक्ट खुद आएगा। पैदल आदमी बेचारा जो चल रहा है वो खुद ही इधर साइड में हो जाएगा, उसे रास्ता देगा फिर चला जाएगा। यानी कि ऐसा शो होता है, ऐसी मतलब मेंटेलिटी लोगों की बन गई है कि पैदल आदमी के लिए तो रोड है ही नहीं, और जो कि सबसे पहला अधिकार पैदल आदमी का होना चाहिए, फिर साइकिल वाले का, फिर बाइक, कार, फिर ट्रक, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अगर ट्रक सामने से आ रहा है सोचो, तो फिर कार वाला, बाइक वाला अपने आप ही ऑटोमेटिक साइड में हो जाता है, क्योंकि पता है भाई साहब टकराएगा तो फिर किसका नुकसान होगा, है कि नहीं। तो यानी कि जो राइट जिसका होना चाहिए उसका राइट अधिकार का हनन हो रहा है एक तरह से। तो पंजाब ने ये स्टेप लिया है कि राइट टू वॉक दिया जाए लोगों को, चलने का अधिकार सड़कों पे। और वो कब दिया जाएगा? जब ये मैंडेटरी होगा कि हर एक आदमी के लिए, मतलब लोगों के लिए फुटपाथ हो चलने के लिए हर एक रोड पे, और साइकिल के लिए भी अलग लेन हो। जैसे ये रोड बन रहा है, ये रोड है, एक रोड में साइड में यहाँ फुटपाथ हो लोगों के चलने के लिए, और इधर साइड में साइकिल के लिए हो, या इस पे साइकिल वाले पे साइकिल ही चलेगी, फुटपाथ पे सिर्फ लोग पैदल ही चलेंगे, कोई और आएगा तो चालान कटेगा, और इस रोड पे बीच में जो रोड है उस पे कार, गाड़ियां, ट्रक चलेंगी। तो इस तरह से ये मैंडेटरी कर दिया है। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया है। भले ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या स्टेट की कोई पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की एजेंसी हो जो रोड बनाती हो, तो वो जो भी कोई रोड बनाएगा स्टेट में, पंजाब में, तो उसको आगे रोड ऐसे बनाने पड़ेंगे कि उसमें फुटपाथ भी होगा, साइकिल के लिए ट्रैक होगा, और अलग से कार, गाड़ियों के लिए, ट्रक के लिए ट्रैक होगा। इस तरह से रोड बनाए जाएं। तो ये मैंडेटरी कर दिया। तो स्टेट, जो पंजाब स्टेट है, ये पहला राज्य बन गया हमारे इंडिया में ऐसा कुछ करने वाला। तो ये देखो एक तरह से एम्पैथी को शो करता है, एम्पैथी सहानुभूति को दर्शाता है लोगों के प्रति, और राइट टू वॉक देता है, यानी कि आम लोगों की जो अधिकार है उसका एक तरह से प्रोटेक्शन करता है ये राइट टू वॉक। तो इसमें आप एग्जाम्पल को यूज कर सकते हो एसए के टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी।
यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है, सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, LMIS, लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा इसके नाम में देखो, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, सक्षम की फुल फॉर्म है ये। तो इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जो, इसमें सक्षम का जो वर्ड का मतलब है वो है स्किल, दक्षता, यानी कि दक्षता, स्किल प्रोवाइड करेगी। हेल्थ जो पर्सनल है, यानी कि जो हेल्थ के फील्ड में कर्मचारी जो काम करते हैं उनको स्किल प्रोवाइड करेगी। ये डेवलप किसने किया है, ये सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसने बनाया है, इस इंस्टीट्यूट ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है। और किसने लॉन्च किया इस प्रोग्राम को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है। जो इसका नाम है, नाम का मतलब यही है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा मेडिकल एजुकेशन के लिए। जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो जैसे नर्स है या कोई डॉक्टर है या कोई फिजिशियन है, जो भी हेल्थ के क्षेत्र में काम करता है उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग देगा। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा हेल्थ प्रोफेशनल को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए, रूरल एरियाज में जो लोकेटेड होते हैं, या रिमोट एरियाज में, दूर दराज के इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, या टर्सरी केयर भी देगा ये, मतलब लोग जैसे हार्ट अटैक आ जाता है उसके लिए, या एक्सीडेंटल जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, इंसिडेंट होते हैं ऐसे, उनके लिए ये ट्रेनिंग देगा, किस तरह से लोगों की जान बचाई जाए और उनको किस तरह से, मतलब वो प्राइमरी जो रहता है एक तरह से प्राइमरी क्षेत्र में, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जैसे बुखार खांसी जुकाम हो जाए तो किस तरह से आप हैंडल करोगे, इस तरह की ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करेगा, यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। देखो सक्षम जो नाम है ना, ये सिर्फ इसी प्रोग्राम का नहीं है, ये तो सक्षम है LMIS, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। सक्षम नाम से और भी प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, जैसे सक्षम के नाम से सक्षम आंगनवाड़ी, इसमें आंगनवाड़ी जो वर्कर है उनको स्किल प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, ये है प्रोग्राम। एक है प्रोजेक्ट सक्षम, ये इंडियन रेलवे का है। इसमें इंडियन रेलवे, जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए स्किल प्रोवाइड करता है। एक है सक्षम अवेयरनेस कैंपेन, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का है। इसमें देखो ग्रीन एनर्जी के लिए अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है तेलंगाना। देखो ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में साइंस एंड टेक का टॉपिक है ये। पहला स्टेट किस लिए बन गया है, स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क बनाने में। और रोबोटिक क्या होता है, रोबोटिक आप जानते हो, रोबोट का प्रोसेस, रोबोट बनाने का प्रोसेस रोबोटिक्स। तो रोबोट क्या होता है आप सब जानते हो, रोबोट कोई भी मशीन है या गाड़ी है, कार है जो ऑटोमेटिक चलती है, रिमोट से चलती है, सब क्या है, रोबोट है। जैसे रिमोट से चलने वाली जो छोटी सी कार होती है बच्चों की खेलने वाली, वो भी क्या रोबोट है। तो कुछ भी हो सकता है, आदमी की तरह भी रोबोट बनाया जा सकता है। आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे मारुति कंपनी है या टाटा की कंपनी है, उनमें देखो रोबोट वगैरह होते हैं, आदमी की तरह बना दिए जाते हैं मशीन, वो जाते हैं लोगों को पानी पिलाते हैं फैक्ट्रीज में, तो इस तरह का काम भी करते हैं। तो ये रोबोटिक्स के फील्ड में आगे प्रमोट करने के लिए ये स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, किसने, तेलंगाना ने। किस लिए, ताकि सस्टेनेबल रोबोटिक इकोसिस्टम क्रिएट किया जा सके। मतलब ऐसा रोबोटिक्स फील्ड में कार्य हो जो सस्टेनेबल हो, यानी कि रिसोर्सेज जो यूज किए जाते हैं संसाधन, उनका दुरुपयोग ना हो, सही तरीके से यूज किया जाए, जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट ना पड़े, प्रभाव ना पड़े। तो टारगेट इसका यही है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे मतलब चाहे रोबोटिक को एग्रीकल्चर में यूज करना है, हेल्थ केयर के लिए यूज करना है, इंडस्ट्री में या कंज्यूमर रोबोटिक्स यूज करना है, इनमें इनोवेशन आए ज़्यादा से ज़्यादा। और गोल यही है कि रोबोटिक्स में लीडर बनाया जाए तेलंगाना की इंडस्ट्रीज़ को, और सस्टेनेबल रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए तेलंगाना में। इसलिए तेलंगाना ने ये स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क तैयार किया है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको, तेलंगाना ने एक सेंटर क्रिएट किया है, मतलब बनाया जाएगा एक सेंटर तेलंगाना द्वारा, तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनाएगा ये स्टेट जो तेलंगाना है हमारे इंडिया का, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा इस फ्रेमवर्क को। और इसमें रोबो पार्क बनाए जाएंगे, रोबोटिक्स
एक्सीलरेटर बनाए जाएंगे स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप मतलब नई नई कंपनियां जो रोबोटिक फील्ड में काम कर रही हैं उनके लिए रोबो पार्क भी बनाए जाएंगे। पार्क ये वो वाला पार्क नहीं है, घास वाला पार्क। ये पार्क मतलब ये इस तरह से एरिया बना दिया, इसका नाम रख दिया रोबो पार्क, और इसमें ऐसी इंडस्ट्री कंपनी बनेंगी जो रोबोटिक फील्ड में काम करेंगी, रोबोट्स बनाएंगी। इस तरह से पार्क डेवलप किए जाएंगे, रोबो पार्क। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है एमपॉक्स। मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था ये पहले, इसका नाम चेंज करके एमपॉक्स कर दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि मंकी के नाम पे था। मंकी की एक तरह से कहा जा रहा था कि मंकी का नाम है जो उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो इसलिए उसका नाम हटा के एमपॉक्स रख दिया। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, तो मेंस में तो बहुत कम चांस होते हैं ऐसी बीमारी के बारे में डायरेक्टली पूछना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने देखो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की लिस्ट से इसको बाहर कर दिया है 10 महीने बाद। 10 महीने पहले इसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आप जानते होंगे, 1948 में बनाई थी। यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे हेल्थ के लिए काम करती है। यानी कि चाहे गरीब देश हो या अमीर देश हो, गरीब पीपल हो या अमीर पीपल हो, सबके लिए हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है वर्ल्ड वाइड। जी देखो, कोई मान लो ऐसी बीमारी आ जाती है जो इंटरनेशनली सबके लिए परेशानी बन जाती है, उसको ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी या ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोविड-19 को, जो कोरोना वायरस की बीमारी आई थी कोविड-19, उसको डिक्लेयर किया हुआ था। तो WHO ने एमपॉक्स जो बीमारी है, डिसीज है, इसको जुलाई 2022 में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया था, ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके, इसको मिटाया जा सके, ख़त्म किया जा सके, क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही थी। अभी रिसेंटली देखो, जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का स्टेटस दिया था ना कोविड-19 को, इसका भी स्टेटस अब हटा दिया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का, क्योंकि अब ये बीमारी कंट्रोल में आ गई है। कोविड-19 भी, इसका स्टेटस भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का हटा दिया है। तो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का मतलब यही है, ऐसी सिचुएशन जब हो जाती है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जब उस कोई भी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, तो उसको डिक्लेयर कर देता है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। कौन डिक्लेयर करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोविड-19, अभी एमपॉक्स या वेस्ट अफ्रीकन इबोला आउटब्रेक, जीका वायरस हुई थी। ये 3 क्राइटेरिया किसी बीमारी को डिक्लेयर करने के लिए जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है। एक तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हो, स्प्रेड होने का मतलब बहुत तेजी से फैल रहा हो बीमारी कोई, और पब्लिक की हेल्थ को रिस्क हो, इंटरनेशनल लेवल पे डिसीज फैल रही हो, और इस बीमारी को ठीक करने के लिए एक कंट्री के बस की बात ना हो, बल्कि इंटरनेशनल रिस्पॉन्स चाहिए, सब कंट्री को साथ में आना चाहिए, तब इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं किसी बीमारी को। अब थोड़ा एमपॉक्स के बारे में जान लेते हैं। एमपॉक्स को पहले देखो मंकी पॉक्स के नाम से जानते थे। एक रेयर डिसीज है जो वायरस से होती है, याद रखना, वायरस से। जैसे कोविड-19 किससे होती है? वायरस से। तो इसी तरह से ये भी वायरस से होती है। अगर मैं टीबी की बात करूँ, टीबी किससे होती है? बैक्टीरिया से। टाइफाइड की बात करूँ तो किससे होता है? बैक्टीरिया से। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कौन सी बीमारी वायरस से होती है, फंगी से होती है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। इसका ओरिजिन कहां से होता है एमपॉक्स का? पहली बार देखो 1970 में ये देखी गई थी। अफ्रीका का एक कंट्री है कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। कहां पे है ये कंट्री? आप देख सकते हो अफ्रीका में, ये देख रहे हो आप वर्ल्ड मैप, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ये आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। इस देश में पहले 1970 में इसको डिटेक्ट किया गया था, देखा गया था। सिम्टम क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं जब किसी कोई बीमारी हो जाती है मंकी पॉक्स की? इसके देखो सिम्टम ये होते हैं, जब भी कोई आदमी को ये बीमारी होती है तो उसके सिम्टम चिकन पॉक्स जैसे होते हैं। चिकन पॉक्स बोलते हैं, छोटी माता जो होती है ना, छोटी माता हिंदी में बोलते हैं, छोटी माता है, चेचक हो जाता है। इसमें क्या होता है, देखो फीवर हो जाता है, बुखार, या बॉडी पे रैसेज हो जाते हैं, लाल लाल से बड़े बड़े से निशान ऐसे बन जाएंगे, फुंसी फुंसी बड़ी बड़ी सी, उनमें मवाद सी भर जाते हैं, जिसे लीजन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मवाद बोल देते हैं ना, पस भर जाता है, लोकल भाषा में बोल देते हैं। फीवर होता है इसमें, बुखार, मैलेज, बेचैनी होती है, हेड एक सिर दर्द होता है, और जो हमारे लिम्फ ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाते हैं, थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे फैलता है? देखो जब भी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ना, जिसको बीमारी होती है, तब फैलता है, क्योंकि ब्लड से फैल सकता है, या बॉडीली फ्लड। बॉडीली फ्लड का मतलब कुछ भी तरल पदार्थ हो बॉडी का, जैसे ये
बॉडी पे छोटे छोटे रैश हो गए, फुंसिया हो गई, फुंसियों से जो पस निकलता है, मवाद निकलती है, लीजन, इसकी वजह से अगर किसी दूसरे आदमी को टच हो जाएगा इससे तो उसको भी फैल जाती है। तो जिसको भी ये बीमारी होती है एमपॉक्स, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, तो उससे दूर रहना चाहिए। और देखो अगर कोई कुक्ड मीट खाता है इन्फेक्टेड एनिमल की, किसी एनिमल को बीमारी है ये एमपॉक्स और उसकी मीट खाता है, तब भी ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर इसका हो सकता है, क्योंकि अगर वो टच में आएगा, संपर्क में आएगा बॉडीली फ्लूइड से। वनरेबिलिटी क्या है इसकी, मतलब कितने लोग मर जाते हैं जब बीमारी होती है, तो देखो 10 में से 1 लोग ना, ये जैसे स्प्रेड तो होता है, काफ़ी रैपिडली स्प्रेड होता है, लेकिन ऐसा होता है कि जब ये 10 लोगों को बीमारी हो रही है तो एक आदमी मर जाएगा इसमें से, मतलब 10% डेथ होना लगभग जनरली है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि होगी, अगर उसे ढंग से सही समय पे इलाज कर लिया जाए तो डेथ नहीं भी होती है। ट्रीटमेंट और वैक्सीन क्या है इसके लिए, देखो ना तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और ना ही कोई इसके लिए वैक्सीन है, मतलब कोई इसका इलाज भी नहीं है पर्टिकुलर के एमपॉक्स की गोली आती है दे दो एमपॉक्स सही हो गया, ऐसे ना तो कोई टैबलेट आती है और ना ही कोई वैक्सीन है, टीका भी नहीं है इसका। फिर ठीक कैसे करते हैं, वही सिम्टम लक्षण जो आते हैं, बुखार हुआ तो बुखार की दवाई, जुकाम हुआ तो जुकाम तो खैर इसमें कम ही होता है, या बॉडी में मैलेज बेचैनी होती है, हेडेक सिर दर्द, इस तरह से दवाई दी जाती है। लेकिन देखो यूरोपियन यूनियन ने ना अभी रिकमेंड किया था कुछ समय पहले कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, उसका नाम है इम्वानेक्स, ये इसके लिए कारगर है। देखो स्मॉल पॉक्स लगभग खत्म किया जा चुका है, इंडिया से भी खत्म हो चुका है स्मॉल पॉक्स। देखो इसके नाम में स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल मतलब छोटा, लेकिन ये इसे हिंदी में बड़ी माता बोलते हैं, और चिकन पॉक्स को बोलते हैं छोटी माता हिंदी में। तो ये स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है हमारे इंडिया से, एलिमिनेट हो चुका है कंप्लीटली। तो स्मॉल पॉक्स के लिए एक वैक्सीन बनी हुई है इम्वानेक्स, यानी कि बच्चों को जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, वैक्सीन लगाई जाती हैं ताकि ये जो वायरस हो इन्फेक्ट ना कर सके, प्रभावित ना कर सके। तो यूरोपियन यूनियन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोप के कंट्रियों ने मिलकर बनाई थी, 27 देश इसके मेंबर हैं लगभग। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन अगर लगा दी जाए पर्सन को, इम्वानेक्स को, तो बहुत कम चांस है कि उसे एम पॉक्स बीमारी भी हो, मतलब ना ही नहीं होगी, कहने का मतलब ये है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए साइंस एंड टेक में। देखो यूके है जो यूनाइटेड किंगडम, वहां पे देखा गया, यूनाइटेड किंगडम आप जानते हो कहाँ पे, ये आप यूरोप देख रहे हो, यूरोप में यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में एक बच्चे ने जन्म लिया इस टेक्नोलॉजी के जरिए, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के जरिए। इसे देखो पॉपुलरली 3 पेरेंट बेबी के नाम से भी जानते हैं इस टेक्निक को, 3 पेरेंट बेबी या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। इसमें देखो 3 पीपल के डीएनए इन्वॉल्व होते हैं और बच्चे को जो इनक्यूरेबल इनहेरेंट बीमारी होती है उनसे बचाया जाता है। होता क्या है इसमें, देखो कैसे काम करता है, इस फिगर को देखो आप सबको पता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं। माँ है जो माता से चाहिए एग, अंडा चाहिए, और जो पिता है उसका चाहिए स्पर्म, वीर्य। तो ये स्पर्म और एग को मिलाया जाता है, गर्भ में जाता है माता के, और वहाँ पे फिर ये फर्टिलाइज कर जाते हैं और फिर एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, और फिर आगे बच्चे का विकास होता रहता है माता के गर्भ में, यूटेरस में, इंग्लिश में यूटेरस बोलते हैं, हिंदी में गर्भ। तो इस तरह से बच्चे का जन्म होता है। लेकिन देखा गया बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है कि जो माता का एग होता है, महिला का जो एग है, उस एग में, जैसे ये एग है, देखो ये एग है, इस एग में बीच में ये एग सेल है, सेल बोल सकते हो एग सेल। तो ये जो एग सेल है, अंडा कोशिका है, जो अंड कोशिका है, अंडा कोशिका, इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, नाभिक। ये तो बिल्कुल सही है प्रॉपर, लेकिन इस नाभिक के चारों ओर जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज है, मतलब ये खराब है। अगर ये एग से किसी बच्चे का जन्म होगा तो उसको चांसेस है कि उसको बीमारी होगी माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज, मतलब उस बच्चे का दिमाग सही से विकसित नहीं करेगा, या उसे बीमारी हो सकती है और अफेक्ट कर सकता है उसके ब्रेन को। तो इस तरह की बीमारी होगी, मतलब बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होगा। तो इसका देखो ये जेनेटिक डिसीज हो गई, एक तरह से माता से आ रही है, माता के एग में प्रॉब्लम थी। तो इसी का सॉल्यूशन है ये माइटोकॉन्ड्रियल ट्रीटमेंट।
इससे क्या है, जिस टेक्नोलॉजी से जो बच्चे पैदा किए जाते हैं उन्हें 3 पेरेंट बेबी भी बोल सकते हैं आप, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट बेबी। तो किस तरह से काम होता है, देखो जो माता है ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये सोच लो, ये हस्बैंड नहीं है, यहाँ पे हस्बैंड इधर, ये देखो माता का एग है, एग लिया, क्योंकि देखो इसका माइटोकॉन्ड्रियल है जो ये डैमेज है, खराब है, लेकिन इसका न्यूक्लियस हेल्दी है। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी महिला, तीसरी महिला आएगी, मतलब इसे ये अलग है, ये मतलब दूसरी महिला आई, उसका एग लिया, अब उसके एग से ना न्यूक्लियस बाहर निकाल देंगे। इसका माइटोकॉन्ड्रियल जो है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लू ब्लू, ये माइटोकॉन्ड्रियल है, ये बिल्कुल हेल्दी है, सही है। हमें सिर्फ क्या करना है, देखो सारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है मोस्टली 99% वो किस में होती है, न्यूक्लियस में। जो अंडा का न्यूक्लियस है, एग सेल का जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसमें होती है। तो हम क्या करेंगे, जो माता थी, जो मदर थी, उसका ये न्यूक्लियस निकाल लिया, और जो तीसरी जो महिला, मतलब दूसरी महिला है, दूसरी जो महिला है उसका जो एग है, एग सेल, उसके एग सेल से न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया। अब इसका जो माता थी, इसका न्यूक्लियस निकाल के इसके एग में डाल दिया यहाँ, क्योंकि इसका तो देखो माइटोकॉन्ड्रियल जो रेड रेड है ये डैमेज था, इसका सही है। तो हमने क्या किया, जो दूसरी महिला थी उसका एग से हमने माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया, ये वाला सही वाला, और एग्स इस वाले मदर से ये न्यूक्लियस लेके इसके न्यूक्लियस, मतलब इसके न्यूक्लियस से रिप्लेस कर दिया। तो अब क्या है, जो नया सेल बना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो है डोनर एग का, मतलब जिस माता ने अपना एग दिया था, क्योंकि इससे न्यूक्लियस निकाल दिया, और न्यूक्लियस किसका, उसी माता का जो बच्चे पैदा करना चाहती थी। अब इससे क्या है, जो बच्चा पैदा होगा उसमें सारे जितने भी ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स का मतलब विशेषताएं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेट्स, TRAITS, ट्रेट्स विशेषताएं, और हिंदी में विशेषताएं बोलेंगे ट्रेट्स। तो सारी जो ट्रेट्स होंगी, विशेषताएं होंगी बच्चे की, वो इस वाली माता की होंगी जिसका ये न्यूक्लियस है, समझ रहे हो। लेकिन देखो थोड़ी बहुत DNA वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, कुछ परसेंट, 0.5 0.9 के लगभग, ये समझ लो इतना, थोड़े बहुत, ना के बराबर। लेकिन सारी की सारी जितनी विशेषताएं होंगी न्यूक्लियस की वजह से इस मदर की होंगी जो बच्चे पैदा करना चाहती है। अब इधर आ जाओ हस्बैंड। अब हस्बैंड का जो स्पर्म है वो इंजेक्शन के द्वारा इस एग सेल में इंजेक्ट कर दिया। अब ये इंजेक्ट कर दिया तो अब क्या होगा, अब ये फर्टिलाइज होगा, भ्रूण बनेगा, और फिर ये जब भ्रूण बन जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, तो अब इसे मदर के यूटेरस में रख देंगे, गर्भ में रख देते हैं, इंजेक्शन के द्वारा मदर के गर्भ में रख देंगे, यूटेरस में रख देंगे, वजाइना के थ्रू। अब फिर क्या है, ये बच्चा जो ओरिजिनल माता थी मदर, ये जो बच्चे पैदा करना चाहती थी, उसी के गर्भ में लेगा, मतलब विकास करेगा और उसी के गर्भ से जन्म लेगा। तो हमने किया क्या, क्योंकि इस प्रॉपर जो मदर है इसका प्रॉपर हमने एग लिया होता और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज था, अगर ये लिया होता तो बच्चा पैदा होता जो वो नॉर्मल पैदा नहीं होता। लेकिन अब नॉर्मल पैदा होगा क्योंकि हमने दूसरी जो औरत है उसका माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया। तो इस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें 3 पेरेंट बेबी भी बोलते हैं, या माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट बेबी भी बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। और जनरली जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज होती है, वो हर एक साल 5 से 10,000 बच्चों में एक बच्चा ऐसा होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज होती है, और उस बच्चे को इस डिसीज से इस तरीके से बचाया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ परेशानियां हैं, कंसर्न है इस मेथड में। पहला तो ये कि डेवलपमेंट ऑफ डिजाइनर बेबी, लोग देखो इस टेक्निक का यूज करके डिजाइनर बेबी बना सकते हैं। मतलब ऐसा बेबी होना चाहिए, किसी का एग लिया, किसी का माइटोकॉन्ड्रिया लिया, तो अपने तरीके से बच्चे को और हेल्दी बनाना चाहें तो ऐसा भी हो सकता है। ये पेरेंटहुड को डाइल्यूट करता है, मतलब कौन उसकी माता होगी, क्योंकि दोनों माता से आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी छोटे से स्मॉल, भले ही ना के बराबर होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत डीएनए होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्योंकि न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा डीएनए होते हैं। और डीएनए की वजह से देखो जितने भी आपके आंख नाक कान काले भूरे कैसे भी, ये सब किसकी वजह से, डीएनए की वजह से। जो स्पर्म का डीएनए है, मतलब जो हस्बैंड था, और जो वाइफ थी उसका जो न्यूक्लियस है उसकी वजह से है। लेकिन कुछ थोड़े बहुत ट्रेट होते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम है कि कौन माता होगी, इसकी दोनों माता होंगी या वो माता होगी, इस पे थोड़ी सवाल उठते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं एक्सपर्ट हैं वो सवाल उठाते हैं।
और तीसरा परेशानी ये है इसमें कि ये कॉस्टली है, थोड़ा महंगा पड़ता है भाई साहब। जब ये प्रॉपर प्रोसेस होता है तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं ना इसको प्रोसेस करने को, क्योंकि खुद बंदा थोड़ी ना कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल तरीका थोड़ी नहीं है ये, है कि नहीं, तो कॉस्टली भी पड़ता है। तो ये इसके थोड़े कंसर्न है, परेशानियां हैं। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोबार्बिक बॉम्ब। ये देखो प्रीलिम्स के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है और मेंस जीएस पेपर 3 के लिए। म्यांमार की जो मिलिट्री है उसने अभी ये थर्मोबार्बिक बम यूज किए, इस वजह से न्यूज में आए। इनको कई और नाम से भी जानते हैं, जैसे थर्मोबार्बिक बम को वैक्यूम बम भी बोलते हैं, फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव बम भी बोलते हैं इनको। अभी ये देखो पिछले महीने ही एक विलेज है यहाँ पे, वहाँ पे ये गिराए गए ये बम, और वहाँ पे लगभग 160 लोगों की डेथ हो गई। ये ह्यूमन राइट वॉच है जो उसने बताया था, एक एनजीओ की तरह काम करता है ह्यूमन राइट वॉच, उसने बताया था। इसमें देखो 2 स्टेज पे एक्सप्लोजन होता है इस बम के थ्रू। जो थर्मोबार्बिक बम है इसमें एक्सप्लोजन, जो मतलब विस्फोट होता है, किस तरह से होता है। पहले देखो पहला एक्सप्लोजन होता है कि ये जैसे ही बम डाला जाता है इसमें क्या है, एक बादल सा बन जाएगा, बादल क्लाउड बन जाएगा, और क्लाउड में मेटल पार्टिकल होंगे। फिर सेकंड एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट, उसकी वजह से ये इग्नाइट हुआ, जो क्लाउड बना था ये फ्यूल का, क्लाउड और मेटल पार्टिकल का, ये आग पकड़ लेगा। आग पकड़ने के बाद फिर इसमें विस्फोट होगा, एक्सप्लोजन होगा, ब्लास्ट होगा इसमें, और वो ब्लास्ट की वजह से यहाँ पे आसपास जो लोग हैं वो सब मारे जाएंगे। अच्छा, इसके प्रोहिबिशन के लिए, रोकने के लिए, जो बारबारिक बम है, जो थर्मोबार्बरिक बम है, या इसको वैक्यूम बम भी बोलते हैं, इसको रोकने के लिए कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, एग्रीमेंट है? इसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है, स्पेशली इंटरनेशनल कोई भी लॉ नहीं है इसके लिए। लेकिन फिर इसको कैसे रोका जा सकता है? इसके रोकने के लिए देखो और कारण है। देखो एक हेग कन्वेंशन है 1899 की और 1907 की। इस हेग कन्वेंशन में ये कहा गया कि देखो भाई साहब, जब भी किसी का वार होगा, युद्ध होगा, तो किसी भी देश में वो कल्चरल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय ना करे, मतलब जो सांस्कृतिक तरीके से ट्रेडिशनली है उसको डिस्ट्रॉय ना करे। जैसे देखो, जब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो यूएस अमेरिका जब बॉम्ब गिराने वाला था ना जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए थे 9 अगस्त को, 5 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में जापान में गिराए थे, जो हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुक गया था। ये तो आपको पता ही होगा ना। 5 अगस्त 9 अगस्त को 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान पे बॉम्ब गिराए थे, 2 बम, एटम बम, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था जापान में। तो वो यूएस ना पहले उन्हें उस जगह पे गिराना चाहता था, एक क्योटो नाम की जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर वगैरह, बुद्धिस्ट के स्ट्रक्चर वगैरह बने हुए हैं। तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट है ना यूएस में, अमेरिका में, उसने कहा कि देखो भाई साहब, यहाँ मत गिराओ, आप यहाँ गिराओगे तो जो कल्चरल प्रॉपर्टी है ना उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, मतलब उसका खत्म हो जाएगा, और हजारों सालों से संजो के रखी गई है ये प्रॉपर्टी। तो वहां पे नहीं गिराए, यूएस ने अपना जो डिसीजन था चेंज कर दिया अमेरिका ने। फिर ये कहाँ पे गिराए? हिरोशिमा और नागासाकी जगह है जापान में, वहां पे गिराए थे। तो इतनी इंपॉर्टेंस है देखो कल्चरल प्रॉपर्टी की। तो ये हेग कन्वेंशन में भी देखो कल्चरल प्रॉपर्टी या कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, इस तरह की बिल्डिंग पे नहीं गिराए जाते हैं। तो सिविलियन पॉपुलेशन जहां पे रहती है, बिल्ट अप एरिया में, स्कूल, हॉस्पिटल या किसी कल्चरल प्रॉपर्टी पे, वहां पे नहीं गिराए जा सकते इस तरह के बम भी। तो इस तरह से इसको रोका जा सकता है हेग कन्वेंशन से। लेकिन और कोई प्रॉपर्टी है तो वहां तो नहीं रोक सकते, इंटरनेशनल लॉ ही नहीं है इनके लिए। म्यांमार में आप सबको पता है फरवरी 2021 में मिलिट्री कू हो गया था। मिलिट्री कू का मतलब देखो COUP, ये कूप लिखा हुआ है लेकिन इसको कू पढ़ते हैं, कू, मिलिट्री कू, यानी कि मिलिट्री है जो वहां की आर्मी है उसने तख्ता पलट कर दिया था, गवर्नमेंट हटा दी थी वहां से। जो ऑंग सैन सू की गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लोकतंत्र था वहां पे, लेकिन इसको हटा दिया और खुद कब्जा कर लिया वहां की आर्मी ने, मिलिट्री ने, फरवरी 2021 से। अब वो वहां पे वायलेंस कर रही है, हिंसा कर रही है म्यांमार में लोगों के साथ। तो लोग इसका प्रोटेस्ट भी करते हैं तो फिर उन पे हमला करती है, हिंसा करती है। तो इस तरह से होते ही रहते हैं वहां पे म्यांमार में। तो यही टॉपिक थे आज के। और देखो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपका यूपीएससी में। तो देखो कई बार, कम से कम 10 से 12 बार, 15 बार भी कहूँ तो मैं पूछे जाते हैं। आप पिछले देखो 1995 से क्वेश्चन देखो, और देखो अब आपको पता है दिन ही कितने बचे हैं। आज 13 तारीख है, कितने दिन बचे हैं? 15 दिन है, बिल्कुल 15 दिन में, तो 15वें दिन तो आपका एग्जाम है। तो देखो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपीएससी को, स्टेट पीसीएस का हो, चाहे छोटे मोटे एग्जाम में, उसमें देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो इसको आप याद रखना।
और आप 1995 से देखो जो भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स में, एक बार जल्दी से आप रिवाइज कर लो, जल्दी से अब तक 2022 तक, पिछले साल तक जल्दी से वो क्वेश्चन रिवाइज करो। क्वेश्चन रिवाइज करने का मतलब मैंने बता दिया कि किस तरह से रिवाइज करने हैं। 4 उनके ऑप्शन है ना, ABCD, उनके बारे में भी डिटेल में आपको, और सारी डिटेल उनके बारे में पता होनी चाहिए पूरी, आप पूरी डिटेल देखोगे उनके बारे में भी, और क्वेश्चन में कोई और वर्ड है कुछ भी है उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से आप पूरा ये एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे। तो अब ये टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने की बात कर रहा था, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें। देखो ये कन्वेंशन है जो बहुत न्यूज में रहती हैं और हर बार लगभग पूछी जाती हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ ली जाती हैं। एक देखो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये सारी, पर्यावरण से। 1971 से लेकर 2013 तक हम पढ़ेंगे इनको। 1971 में एक रामसार कन्वेंशन हुई थी। रामसार एक जगह का नाम है, कहाँ पे है जगह, ये देखो वर्ल्ड में अब देख रहे हो आप, ये इंडिया से पास में ईरान जगह है, ईरान कंट्री है, यहाँ पे एक रामसार जगह है, वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, कन्वेंशन हुई थी ये 1971 में। फिर ये ट्रीटी जो हुई थी, संधि, कन्वेंशन का नाम दे दिया रामसार कन्वेंशन, क्योंकि रामसार जगह पे हुई थी। किस लिए हुई थी, ये वेटलैंड के बचाने के लिए हुई थी। जो भी ऐसे वेटलैंड है, ये इसको वेटलैंड लिख दो आप, WETLANDS, वेटलैंड। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, ऐसी भूमि जहाँ पे सीजनली या परमानेंटली पानी भरा रहता हो, साल के कुछ महीने में या सालों साल पानी भरा रहता हो उसको। समुद्र को नहीं बोलते क्योंकि इसकी लिमिट है, 6 मीटर से ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। तो ये 1971 में रामसार कन्वेंशन आई, किस लिए है, वेटलैंड के लिए। आपको पता होना चाहिए कि रामसार कन्वेंशन कब आई, 1971 में। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड, आर्द्र भूमि को बचाने के लिए। इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल मेंबर है इसका। और ये कब लागू हो गई थी, 1975 में लागू हो गई थी। लागू हुई नहीं हुई, ये कब हुई ये आप मत याद रखो, बस ये 1971 याद रख लो आप। नेक्स्ट है 1972 में एक कन्वेंशन आई, कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। ये आई 1972 में। जैसा इसके नाम में, जो वर्ल्ड की कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज है, मतलब सांस्कृतिक जो विरासत की चीजें हैं, जो प्राकृतिक विरासत की चीजें हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन हुई 1972 में। फिर एक कन्वेंशन हुई साइट्स नाम की, इसमें गवर्नमेंट और एनजीओ सब पार्टिसिपेट करते हैं। कन्वेंशन ऑन, वैसे ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, साइट्स इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, नॉन गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते साइट्स में। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, जो साइट्स है 1973 में आई। वर्ल्ड वाइड फोना और फ्लोरा को प्रोटेक्ट करती है। फोना मतलब आपका हो गया एनिमल्स वगैरह, फ्लोरा मतलब प्लांट और ट्री, इनको प्रोटेक्ट करती है वर्ल्ड वाइड। कब हुई थी, 1973 में। याद रखना आपको इस साइट्स के बारे में। फिर एक ट्रीटी हुई मार्पोल नाम से, कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप जो पानी के जहाज होते हैं उनसे जो पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए ये 1973 और 1978 में कन्वेंशन हुई, नाम दिया मार्पोल शॉर्टकट में। नेक्स्ट एक 1979 की है, ये है UNECE कन्वेंशन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन। ये देखो 1979 में हुई। देखो ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप ये साइट्स और मार्पोल और ये रामसार ये आपको पता होने चाहिए। फिर एक ये इंपॉर्टेंट है, वियना कन्वेंशन हुई थी 1985 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी 1987 में। तो ये जो प्रोटोकॉल है आपको याद होने चाहिए। ये किस लिए, ये याद होना चाहिए ओजोन लेयर के लिए। जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर कहाँ पे, देखो भाई साहब आप सबको पता है एटमॉस्फेयर को जोग्राफर ने, अर्थ के चारों जो वातावरण है एटमॉस्फेयर 4 लेयर में बांटा हुआ है। पहली लेयर है 15 किलोमीटर तक लगभग ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद फिर है स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक, फिर है 90 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर, फिर उसके बाद है थर्मोस्फेयर या एक्सोस्फेयर बोल सकते हो, आयनोस्फेयर इसी में आता है लगभग 640 किलोमीटर, फिर स्पेस बोलते हैं उसे, आसमान। तो ये जो दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, टॉपोस्फेयर से ऊपर, इसी में देखो इसी लेयर में जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो टॉपोस्फेयर में कन्वेक्शन चलता रहता है, हवाएं जाती रहती हैं नीचे आती रहती हैं, जो एयर है सॉरी एयर वायु एयर करंट जाते रहते हैं ऊपर और आते रहते हैं, टर्बुलेंस होता है इसमें, बादल इसी में बनते हैं इसी लेयर में ट्रोपोस्फेयर में, और इसी में बारिश होती है इसी लेयर में 15 किलोमीटर के नीचे नीचे। तो इसमें ना अगर हम जहाज उड़ाएं तो ब्लास्ट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम इस लेयर से, टॉपोस्फेयर की लेयर है इससे ऊपर उड़ाते हैं, कौन सी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में जहाज वगैरह उड़ाते हैं। और यहीं पे ओजोन लेयर भी है, ओजोन एक गैस है, O3 लिखते हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम। ओजोन ये हमें प्रोटेक्ट करती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही होती है ना,
अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं, किरणें आ रही हैं सूरज से, उनसे प्रोटेक्ट करती है, वरना हमारे स्किन पे पड़े वो स्किन को खराब कर देंगी, कैंसर हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा क्रॉप को जो नुकसान होगा, बहुत सारे नुकसान होंगे इनसे। तो ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जहाज वगैरह उठते हैं और इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, इसकी वजह से ओजोन लेयर में डिक्रीज हो रहा था, इसे बोल रहे थे ओजोन होल हो गया। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीटी आई, संधि आई, कन्वेंशन आए। एक वियना कन्वेंशन 1985 में, फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। आज तक की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई कन्वेंशन इन्वायरमेंट के लिए मानी जाती है तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। एक है देखो 1989 में हुई बेसल कन्वेंशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। बेसल कन्वेंशन किस लिए? ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो हजारडस वेस्ट और डिस्पोजल का होता है उसको रोकने के लिए 1989 में हुई बेसल कन्वेंशन। और किस लिए? ये वर्ड आपको याद रखना, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। कल भी हमने डिस्कस किया था ये जो हजारडस वेस्ट होते हैं, जो देखो हानिकारक नुकसान करते हैं, कचरा होता है, इसका आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट नहीं होने दोगे, इसलिए ये बेसल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को रोकता है, हजारडस वेस्ट की 1989 में हुई थी। फिर एक CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में हुई थी, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। फिर हुई थी एक 1992 में UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो इन सब के लिए ना अलग से लेक्चर बना हुआ है इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्री मेंस सब में पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा जाता है इनसे। तो तीनों के बारे में नहीं देखा तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ये देखो UNCCD, ये देखो डिजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान को रोकने के लिए ये ट्रीटी हुई थी 1994 में, इसको ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। फिर देखो एक रोटरडम देखो हजारडस केमिकल के लिए कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रेड में जो हजारडस केमिकल है वो ना हो, ये रोटरडम कब हुई थी? 1999 में। और देखो रोटरडम और बेसल में कंफ्यूजन हो जाता है। बेसल कन्वेंशन है हजारडस वेस्ट को ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रोकने के लिए, मतलब एक देश से दूसरे देश में ना हो। और ये रोटरडम किसके लिए? हजारडस केमिकल के लिए, ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के लिए नहीं है, याद रखना इसको। रोटरडम बेसल कन्वेंशन है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के लिए, और ये है हजारडस केमिकल के लिए, मतलब बेसल किसके लिए? ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के लिए 1989 में हुई थी। और रोटरडम किसके लिए? हजारडस केमिकल के लिए 1998 में हुई थी। 1998 में एक और कन्वेंशन हुई जिसका नाम है UNECE आरहुस कन्वेंशन ऑन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस टू जस्टिस एनवायरमेंट मैटर। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद भी ना हो तो कोई जरूरत नहीं है। 2001 में एक स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई, ये है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए, POP परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट 2001 में हुई स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये सब उन्हीं के नाम पे, ये जगह में हुई थी। स्टॉकहोम जैसे स्वीडन में है, स्वीडन एक देश है यूरोप में, आपको पता ही होगा, ये वाला देश ये स्वीडन है, नॉर्वे फिनलैंड के बीच में, तो यहाँ पे इसका नाम रख दिया स्टॉकहोम, सभी इनके नाम पे जहाँ जहाँ पे हुई है। तो स्टॉकहोम किसके लिए? POP के लिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट 2001 में हुई। ये स्टॉकहोम, रोटरडम और ये बेसल, ये तो बहुत बार पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, UNCCD, UNFCCC और CBD। फिर एक देखो 2013 में हुई मिनामाटा कन्वेंशन, ये मरकरी से जो पॉल्यूशन होता है, मरकरी मेटल है, आप सबको पता है, इकलौती मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तरल पदार्थ में। मिनामाटा कन्वेंशन ये 2013 में हुई थी मरकरी के पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो ये जो कन्वेंशन है आपको पता होना चाहिए कौन सी किसके लिए। आप देखो मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके इसे आप नोट्स बना लेना, या फिर यहाँ पे पॉज करके इसको आप लिख लो। देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले तो इसका, ये देखो अब ले सकते हो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर इसे पॉज करके या तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेके इसका जूम करके सारे लिख लो, कौन सी कन्वेंशन किसके लिए और कौन से ईयर में हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही था आज के लेक्चर में बस।